चलिए सॉरी, थोड़ा सा काम था, मुझे कुछ करना था। हाँ तो ठीक है, सब लोग आ गए, सचिन सपने। तो कल जो हाँ गुड आफ्टरनून सरी, कल जो है सब लोगों ने क्लास टॉपिक था, आज पार्ट होना है इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, है ना, आंतरिक संरचना। देखो हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो जो इससे पहले जैसे हमने किया है बेसिक ऑफ ज्योग्राफी और यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड मोशन ऑफ अर्थ, जितने भी ये टॉपिक हैं आपको बेसिक के हैं ये सारे टॉपिक, है ना। ये वो टॉपिक है जो मोस्टली बुक्स में क्लास में नहीं करवाए जाते हैं और ना ही ये होते हैं, क्योंकि जैसे आप इंटीरियर स्ट्रक्चर को कहीं भी देखोगे तो इजीली आपको मिलेगा। तो इससे जितने भी टॉपिक अभी तक किए हैं इनमें कहीं भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना किसी भी समय, लेकिन आपके कंप्लीट होनी चाहिए, यहां से फिर नहीं। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए अगर हम एक है जियोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज अ जियोलॉजी, यानी भूविज्ञान। ठीक है, अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं तो ये जियोलॉजी होता है। बेसिकली इतना समझना है। तो इंटीरियर स्ट्रक्चर का मतलब इसमें ये है, हाँ, इंटीरियर स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी के हम किस भाग की बात कर रहे हैं। दो चीजें समझना है, पहले है कि अगर हम इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमने तीन बातों को समझना है। पहली बात कि ये है क्या, है ना, व्हाट इज। दूसरी चीज स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या है। और तीसरी बात कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी संगठन। ठीक है, संगठन। और उसके बाद है इसका इंपॉर्टेंस। ये तीन बातों को समझना है। अभी तक यूपीएससी के मेंस में, अभी तक यूपीएससी के मेंस में इससे जब भी क्वेश्चन आया है वो शॉर्ट नोट आया है, मैक्सिमम 300 वर्ड। उस समय आता था जो हम लोगों के जमाने में, मतलब ज्यादा नहीं, 2010 2012 से पहले। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैक्सिमम आएगा आपको, मैक्सिमम ये आएगा 60 वर्ड का, मैक्सिमम आएगा 100 वर्ड का एंड मैक्सिमम 150 वर्ड का। मैक्सिमम आपको 150 वर्ड का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा तो वो होगा, है ना। तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, maximum. Here's a summary from National Geographic Society. Earth's interior is generally divided into three major layers: the crust, the mantle, and the core. ठीक है, गूगल का ऑन हो गया तो एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड हमने लिखे हैं, एक तो लिखा हमने स्ट्रक्चर, दूसरा लिखा कंपोजिशन। इसको समझिएगा, स्ट्रक्चर का मतलब वो कैसा दिखता है। तो अर्थ स्ट्रक्चर फॉर्म, देयर आर 3 लेयर डिवाइडेड, यानी ये 3 लेयर में डिवाइडेड है। यानी हमारा जो पृथ्वी है
जो जो जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी अंदर से 3 लेयर में डिवाइड है। स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि 3 लेयर में डिवाइड है। अब वो लेयर कौन कौन सी हैं? पहली लेयर है इसमें कोर, द कोर। दूसरी लेयर है इसमें मेंटल, दूसरी लेयर कौन सी इसमें? द मेंटल, द मेंटल। और तीसरी लेयर है इसमें द क्रस्ट, द क्रस्ट। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर की बात समझ लेते हैं। ये समझ लेना पहली बात कि अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 हॉरिजेंटल लेयर। क्या है? डिवाइडेड इनटू 3 हॉरिजॉन्टल लेयर, है ना। ये 3 क्षैतिज परतों में विभाजित है। कितनी है? 3 क्षैतिज परत में। क्षैतिज का मतलब है इस तरह से, ये 3 लेयर में डिवाइडेड है, दैट इज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब है इसी तरह से, कि जब हम हॉरिजेंटल की बात करते हैं तो इस फॉर्म की बात करते हैं, यानी क्षैतिज। और जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। तो जो अर्थ जो है वो आपका हॉरिजेंटल फॉर्म में है। तो कभी सेंटेंस बना सकता है अर्थ डिवाइड इनटू 3 वर्टिकल लेयर। तो 3 वर्टिकल लेयर नहीं है, 3 हॉरिजेंटल लेयर, हॉरिजॉन्टल लेयर, क्षैतिज लेयर है। ठीक है। अब दूसरी बात कि all layer has no same size and same property। ध्यान समझिए इस चीज को कि जो 3 लेयर हैं वो एक आकार की नहीं है और एक तरह के पदार्थों की नहीं है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सेंटेंस दे देगा अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल लेयर, इक्वल लेयर, यानी इक्वल लेयर में नहीं है ना। 3 layers is no same size and same property। ऐसा नहीं है कि तीनों लेयर में एक ही तरह के पदार्थ हों, पदार्थ भी अलग अलग है, साइज भी अलग अलग है। ध्यान रखना, 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात है 3 लेयर, है ना। दूसरी बात है हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और चौथी बात है नो सेम साइज, है ना। सेम साइज नहीं है और नो सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी भी नहीं है, सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण, कि समान गुण भी नहीं है, नहीं समान गुण है, नहीं समान ऊंचाई है। जैसे मैंने अभी यहीं पे आपको बना के दिखाया था, ये मैंने बताया था आपको कोर है, ये बताया था हमने आपको कि मेंटल है। तो 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आपको दिख रहा होगा ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है। तो मतलब जो लेयर है वो सेम साइज की नहीं है और ना ही सेम प्रॉपर्टी की है। ठीक है, ना ही सेम साइज है, ना ही सेम प्रॉपर्टी है। तो एक बार हम आपको दिखाते हैं, अगर कोई हमें मिलेगा कोई डायग्राम ऐसा। ये देखिए, अच्छा सा मिल जाए तो आपको दिखा दें। चलिए अभी ठीक है। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में आपको एक पिक्चर शेयर कर रहा हूं, आप उसमें देखिए, आप समझ जाओगे कि कैसे इसके पार्ट अंदर है ये।
अच्छा वो तो वीडियो का है शायद। तो पहली बात स्ट्रक्चर क्या है कि डिवाइड इनटू थ्री थियर हॉरिजॉन्टल लेयर। When you were a kid, did you ever try to dig a hole all the way to China? Or maybe you read Journey to the Center of the Earth by Jules Verne. The continent, the outermost. ये देखिए एक वीडियो है उसका, मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, बस केवल उसका लेयर दिखाऊंगा आपको क्या है ये। देखिए ये है, देखो पृथ्वी अंदर से कुछ इस तरह से है ना, जो आप देख रहे हो। ये जो लेयर है, ये लेयर है, ये सबसे पतली है क्रस्ट। ये देख रहे हो आप, ये वाली क्रस्ट है, ये वाली लेयर, ये क्रस्ट है। ये जो लेयर है ये मेंटल है, ये जो लेयर है ये वाली ये मेंटल है, और ये कोर है और ये इनर कोर है। यानी जो पृथ्वी है वो 3 लेयर में डिवाइड है, बट जो कोर है वो 2 लेयर में डिवाइड है। ध्यान से समझिए इस चीज को कि जो कोर है वो 2 लेयर में डिवाइड है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है तो यहां से पूछा जाता है आपसे, ठीक है, ये है। और देख लीजिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्ताफ, सचिन की क्या बताया हमने कि 3 लेयर में है। क्वेश्चन देखो हम वही टारगेट कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये वर्टिकल है, तो हमने कहा भैया नहीं वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। फिर पूछेगा कितनी लेयर हैं, तो वहां कंफ्यूज कर सकता है, 3 लेयर हैं। फिर वो कर सकता है कंफ्यूज कि सभी लेयर एक बराबर हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सभी लेयर एक बराबर नहीं है ना, सभी लेयर एक बराबर नहीं है। फिर वो ये भी कह सकता है कि सभी जो लेयर हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ऐसा भी नहीं है, सभी के पदार्थ भी सेम नहीं है, ठीक है। तो जहां जहां से वो आपको परेशान कर सकता है एग्जामिनर, वहीं पर हमने मेन फोकस हमने वहीं पर किया है, ठीक है। बाकी चीजें तो अलग ही हैं, ठीक है। अब हम एक बार आपको लेयर बना के दिखाते हैं, वो सब लोग बना लीजिए क्या है। फाइनली हमारी तरफ से जो स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए, है ना। मार्कर भी थोड़ा कम चल रहा है, ये कम ज्यादा ही कम चल रहा है, थोड़ा नहीं, दिख ही नहीं रहा है, भी गलत हो गया ये। चलिए ये देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई नहीं। देखिए ये ग्लोब, ये पृथ्वी है, ठीक। अब इसमें सबसे जो पतली लेयर है, सबसे पतली लेयर है, ये आप लोग सब लोग बना लेना जो हम बना रहे हैं अभी। ये वाली जो लेयर है ये सबसे ऊपरी लेयर है, ये वाली, ठीक है। फाइनली इसको समझिए, ये सबसे ऊपरी लेयर है, इसी लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी, इसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो नेक्स्ट लेयर है ये वाली, हाँ जो नेक्स्ट लेयर है ये वाली, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि इसके अंदर एक लेयर है और, ठीक है, ये है मेंटल। ये जो लेयर है वो है मेंटल, इस तरह से मैंने आप क्रॉस किया है इसको, ये लेयर है मेंटल। मेंटल, इसको हिंदी में भी मेंटल ही कहते हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं पर अलग नाम दिया है, ज्यादातर इसका मेंटल नाम है। उसके बाद है इसमें कोर। अब देखिए जो कोर है इसको ध्यान समझना, कि जो कोर है इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कोर है और हिंदी में इसको क्रोड भी कहते हैं, क्रोड, ठीक है, क्रोड कहते हैं। अब मेरी सिर्फ बात समझना, कभी पूछेगा सबसे पतली लेयर कौन सी है, तो वो है क्रस्ट, सबसे ऊपरी लेयर, ठीक है। सबसे बड़ी लेयर कौन सी है, तो वो है मेंटल, आप देख ही रहे हो। उसके बाद जो कोर है, अच्छा कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, उसको समझिएगा। आउटर कोर है वो लिक्विड है,
एक इनर कोर है, इनर कोर ये वाली, ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना है। इनर कोर एक यहाँ पे समझ लीजिए कि एक है क्रस्ट, है ना, एक है मेंटल, मेंटल और दूसरा इसमें है कोर, है ना। कोर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है, इनर कोर, इनर कोर, है ना। आउटर कोर है वो लिक्विड है, यानी द्रव में है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड है, ठीक है, वो सॉलिड है। तो यहां समझना है, 3 लेयर है। सबसे ऊपर ही क्रस्ट है जो सबसे पतली है, उससे नीचे मेंटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, और उसके बाद है कोर जो 2 पार्ट में बटी हुई है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बात आती है कि इस चीज की कि इनर कोर है वो सॉलिड क्यों है, इनर कोर जो है वो सॉलिड क्यों है? कोई बता सकते हैं कि क्या रीजन है, इनर कोर सॉलिड क्यों है? 2 चीजें हमें बताना है यहाँ पे। जब हम सरफेस के अंदर जाते हैं, तो नीचे के अंदर जाते हैं, तो 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। पहली कंडीशन है कि प्रेशर बढ़ता है, पहली बात। जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर के साथ जो हिडन होता है वो है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बढ़ेगा। जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है कि नहीं? तो बहुत सिंपल, आपने बचपन में देखा होगा, जब एक ट्रेन क्रॉस होती थी तो वहां पे एक सिक्का देते थे कॉइन का, सिल्वर का, शायद आप लोगों ने देख किसी ने चलाया होगा, 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा। तो वो सिक्के जो सिल्वर वाले में मैग्नेट प्रॉपर्टी आया तो गर्म भी हो जाता था। अक्सर चीजें गर्म हो जाती फ्रिक्शन से। तो नीचे जाने पर टेम्परेचर, पहले प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर से फ्रिक्शन बढ़ता है, और फ्रिक्शन से टेम्परेचर बढ़ता है। हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर डिक्रीज होता है नॉर्मली। आपने कई बार सुना होगा हमारे मुंह से, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ऐसा होता है। बट ये ऐसा वहां होता है जो ओपन एरिया होती है, ओपन एरिया में। लेकिन जब एरिया लिमिटेड है तो प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, और यहां टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर कम नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो जब हम पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में जाते हैं, पृथ्वी के हम अंदर के भाग में जाते हैं, तो तीनों चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? प्रेशर, प्रेशर भी बढ़ता है, और टेम्परेचर भी बढ़ता है, और फ्रिक्शन तो, घर्षण तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पर बढ़ती हैं। इसीलिए पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो मटेरियल है ना, जो भी चीजें हैं, जो मिनरल्स हैं, दे आर ऑल इन लिक्विड फॉर्म। टेम्परेचर की वजह से वो सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में है, और इसीलिए, और उनको क्या कहते हैं? मैग्मा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि देखो, क्रस्ट तो सिंपल है, क्रस्ट में क्या है इसको समझ लीजिए पहले। क्रस्ट में ये जो है प्लेट में डिवाइड है ना, ये प्लेट्स में डिवाइड है। इसी को हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसी को हम लोग कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। जो क्रस्ट है वो प्लेट में डिवाइड है, जहां हम सब लोग रहते हैं। और जो मेंटल है, इसमें मैग्मा है ना, इसमें क्या है? मैग्मा। और ये लिक्विड फॉर्म में है ना, ये लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में है। उसके बाद ये आउटर कोर है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। मगर ये इनर, इंटीरियर इनर कोर है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अच्छा, ये लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, और कोई भी चीज टेम्परेचर से मेल्ट होती है।
ये भी लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट में है। ये सॉलिड फॉर्म में क्यों है जबकि ये सबसे इंटीरियर पार्ट में? उसका रीजन है प्रेशर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक लिमिट से ज्यादा प्रेशराइज कर देंगे, किसी भी चीज को एक लिमिट से ज्यादा प्रेशराइज कर देंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में। अच्छा, आपने एग्जांपल देखा है कभी इसका, प्रेशर का, कि किसी चीज को प्रेशराइज करने पे वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है? बता सकते हैं कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल है इसमें क्रायोजेनिक इंजन में पड़ने वाला फ्यूल। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल के फॉर्म में भरी जाती है और वो इतनी प्रेशराइज कर दी जाती है कि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आप कभी देखना कि जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं उसमें सॉलिड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो सॉलिड फॉर्म है वो सबसे पहले रखा जाता है। जैसे देखो क्या है, ये मान लीजिए मिसाइल है, ये रॉकेट है, तो यहाँ पर फ्यूल है इस एरिया में, इस एरिया में सबसे पहले रखा जाएगा सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन की बात कर रहे हैं। उसके बाद रखा जाएगा यहाँ पे लिक्विड फ्यूल, उसके बाद रखा जाएगा गैसियस फ्यूल। तो सबसे पहले सॉलिड फ्यूल होता है और जो फ्यूल है सॉलिड वो गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है, इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो ठोस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको मतलब यहाँ पर नहीं है, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। बस सिर्फ हम इतना बताना चाह रहे थे कि कैसे गैस या कोई भी मैटर सॉलिड में चेंज होता है प्रेशर से। तो इसका एग्जाम्पल हम क्रायोजेनिक इंजन में देख चुके हैं, ठीक। अब इसी तरह से पृथ्वी के अंदर भागों में, पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में जो पार्ट है, जो मैटर है, वो प्रेशर की वजह से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखना चाहें, वैसे तो कोई खास चीज नहीं है, देखिए जैसे ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये रॉक है और ये जो है लाल वाला कलर क्या है, मैग्मा है, और ये भी मैग्मा है। बट जो अंदर वाला पार्ट है ना, बट जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला व्हाइट वाला, ये सॉलिड पार्ट है। कभी आपसे एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि क्या रीजन है कि इंटीरियर पार्ट या इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है? तो उसका एक ही कारण है, वो है प्रेशर, ठीक है। कोई दिक्कत? गुड्डू, सचिन, स्वप्निल, अल्ताफ, अर्चना जी बताएं। नो सर। हाँ, तो आई थिंक अभी आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे कि पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब हम समझ लेते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन समझते हैं, यानी संगठन, मतलब संगठन, संगठन है ना, संगठन को समझते हैं कंपोजिशन। तो अब इसमें कंपोजिशन का मतलब यह है कि क्या क्या है इसमें। चलिए सीधा सिंपल सी बात कर लेते हैं कि जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट है, इसमें क्या है, और जो मेंटल है ना, और जो मेंटल है उसमें क्या है, जो मेंटल है उसमें क्या है, और कोर में क्या है, ठीक है। क्रस्ट कोर मतलब किन की क्या क्या पदार्थ हैं, बहुत सिंपल सा है। देखो इसका नाम दिया गया है श्याल, SIAL, श्याल, ठीक है, श्याल। इसका नाम दिया गया है सीमा, सीमा, और इसका नाम दिया गया है निफे, NIFE, निफे। इन्हीं में इनका नाम से ही राज छुपा हुआ है। जो क्रस्ट है यानी सबसे ऊपरी प्रॉपर्टी है, उसमें
सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। क्या है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम नाम से ही है, लिख सकते हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम। कभी आपसे पूछे जा सकता है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पे सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम। लोहे से भी ज्यादा जो मिनरल हैं पृथ्वी के धरातल पर, क्रस्ट पर, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम है। ठीक है, आपको पता ही है पूरा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारा एल्युमिनियम प्रोडक्शन एरिया है। उसके बाद है यहाँ पे मेंटल में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोजिशन है, तो वह सिलिकॉन एंड मैग्नीज। सिलिकॉन एंड मैग्नीज। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ भी है, ऐसा ही यहाँ भी है, इसको सिलिकॉन और मैग्नीज। तो इसमें क्या क्या है, जो मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीज है। अब आता है कोर में देखो क्या है, कोर में है निकल एंड फेरस, निकिल और लोहा। इसमें क्या है, निकिल और लोहा है, निकिल और लोहा यानी फेरस। तो दो चीजें हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस किस लेयर में कौन कौन से पदार्थ ज्यादा है। देखो अब आप लोग सोच रहे हो कि यार सिल्वर कहाँ है, गोल्ड कहाँ है, कॉपर कहाँ है, वो सारे हैं। जितने भी मिनरल हैं वो सारे के सारे इन्हीं में हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, वो परसेंटेज उनका बहुत कम है। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर की बात करते हैं क्या है। देखो हम यहीं पे बता देंगे आपको प्रेशर। क्वेश्चन प्रेशर से क्या बनेगा, पहला सेंटेंस बनेगा, पूछेगा विच सेंटेंस राइट या रॉन्ग। पहला सेंटेंस होगा उसमें टू इंटीरियर पार्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान और दाब दोनों बढ़ते हैं, तो ये बात सच है। दूसरा सेंटेंस वो बोलेगा कि द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ अर्थ इज इन क्रस्ट। मैक्सिमम प्रेशर या मैक्सिमम डेंसिटी इज इन क्रस्ट। राइट या रॉन्ग? सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी के धरातल पर पाया जाता है। सच है या गलत, बताएं। इसको ऐसे समझिए, बहुत आसान है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए पहली बात, ये मान लीजिए पृथ्वी का द कोर है ना, द कोर। ये है मेंटल, द मेंटल है ना, द मेंटल। और ये है क्रस्ट, द क्रस्ट। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। डेंसिटी आप समझते हैं? अच्छा, वो सिंपल साइंस से पूछते हैं, डेंसिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन है, मतलब घनत्व और दबाव में क्या रिलेशन है, घनत्व और दाब में कुछ है रिलेशन की नहीं है? तब समझ जाएंगे आप। यस, देखो आप ये समझिए, आप लोग सब लोग मुझे नहीं लगता कि इसमें एक दो हैं जो बच्चे जूनियर हैं, शुरुआत करें, जैसे स्वप्निल है, गुड्डू है, यही हैं जो दो लोग अभी शुरुआत की, बाकी कहीं ना कहीं सब लोग पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं और सिर्फ सिंपल क्लास की चीजें हैं। तो देखो प्रेशर में तो क्या है, दबाव है ना, तो जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी ही डेंसिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है ना। देखिए मैंने कई बार बताया होगा, जैसे मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट ये है और ये कोई ऑब्जेक्ट ये है, इसमें जो पदार्थ हैं कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसमें कुछ पदार्थ हैं वो इस तरह से है ना, इसमें पदार्थ कुछ इस तरह से है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सिंपल कि ए में डेंसिटी ज्यादा है कि बी में, तो क्या बताएंगे? ए में ज्यादा है। बस सिंपल सी बात है, ए में ज्यादा है। ए में जो आइटम्स हैं वो पास पास है, ए में जो चीजें हैं वो पास पास हैं।
तो सिंपल सी बात है, जब जब प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि डेंसिटी इंक्रीज। मैं सिर्फ क्यों बताना चाह रहा हूं, इतना तो आपको पता है कि प्रेशर सरफेस से अंदर जाने पर बढ़ता है, ये आपको पता है ना। तो हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि डेंसिटी भी सरफेस पे सबसे कम होती है, उससे ज्यादा मेंटल में होती है और सबसे ज्यादा कोर में होती है। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अब इसमें एक चीज बता दीजिए कि अगर हम बात करेंगे एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, बता सकते हैं एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है, कितनी है? औसत पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? देखिए पहले हमें बताना है एवरेज डेंसिटी, है ना, एवरेज डेंसिटी। फिर हमें देखनी है द क्रस्ट, फिर हमें देखनी है मैक्सिमम डेंसिटी, है ना, फिर हमें देखनी है मैक्सिमम डेंसिटी, फिर हमें तीनों लेयर की एक साथ में देख लेंगे, यही तो समझना है। तो एवरेज डेंसिटी है इसमें 5.5 एवरेज डेंसिटी अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, है प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर। कभी आपसे पूछेगा पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो 5.5 है। मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम है इसका 13, किसका, द कोर का 13 है, कहीं कभी 11 भी मिलता है आपको, ठीक है। तो अब हम एवरेज हो गया 5.5 और मैक्सिमम हो गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब सीधे सीधे जान लीजिए, लिख लीजिए द सोर्स of information about interior part of earth, source of information about interior part of earth, आंतरिक भाग में जानने के साधन, आंतरिक भाग में जानने के साधन। देखिए जो जानने के साधन हैं, जो आंतरिक भाग में जो सोर्स है ना, जो सोर्स है वो दो टाइप के हैं, ठीक है। सोर्स है वो दो टाइप के, पहले है डायरेक्ट, है ना, और दूसरा है इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब दो हैं, अब डायरेक्ट कौन कौन से हैं? सर जो हमें माइनिंग से पता चलता है। हाँ माइन डायरेक्ट से हमें देखो, एक तो हमें ये पता चलता है रॉक से, रॉक यानी चट्टान से। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई छोटा नागपुर की चट्टान देखें या फिर महाराष्ट्र की चट्टान देखें, तो हमें पता चलेगा ये चट्टान कहाँ से आई है, ठीक है, रॉक्स। और दूसरी है माइनिंग, दूसरी है माइनिंग यानी खनन, माइनिंग और खनन, ठीक है। और तीसरी है इसमें है ड्रिल, ड्रिल या ड्रिलिंग। खनन का मतलब होता है ड्रिलिंग का मतलब होता है खुदाई, ठीक है, ये होता है खनन और ये होता है खुदाई। खुदाई का मतलब है कि किसी हम इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, टूल से कर सकते हैं, लेकिन माइनिंग जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा होती है, इंसान ही करेंगे उसको, ठीक है। तो पहला है रॉक। जैसे मान लीजिए कि हम इस एरिया में गए और हमने यहाँ पे कोई चट्टान उठाई, रॉक ली, तो हमें चट्टान को अगर हम लैब में ले जाते हैं, चट्टान को अगर हम लैब में ले जाते हैं तो हम देखेंगे ना भाई इसमें कितना टेम्परेचर था, इसका कितना इसमें ऑक्सीजन है, कितनी उसमें सिलिकॉन है, कितना इसमें एल्युमिनियम है। तो उस आधार पे कितना उसमें प्रेशर है, उस आधार पे हम पता कर सकते हैं
कि ये चट्टान किस गहराई से आई है, कहां पर थी। ठीक है, तो हम ये भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पता कर सकते हैं। जैसे एक आपने एक वर्ड सुना होगा ज्योग्राफी में, मोस्टली वो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स हिंदी मुझे नहीं पता उसकी, शायद प्लूटोनिक रॉकीज को बोलते हैं। तो प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है कि वो रॉक्स होती है जो सबसे गहराई में पाई जाती है। प्लूटोनिक रॉक्स वो हैं जो सबसे गहराई में पाई जाती है। एक बार मुझे बड़ा अजीब सा लगा, एक कोचिंग का नोट्स है, कोचिंग का नाम देना ठीक नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था प्लूटोनिक रॉक्स वो हैं जो मेंटल में पाई जाती है। पहली बात, रॉक्स का मतलब है सॉलिड पार्ट। क्या ये पॉसिबल है कि वो रॉक मेंटल में हो सकती है? मेंटल में सारे पदार्थ तो लिक्विड फॉर्म में है, तो कभी कभी ऐसा भी आपको मिलेगा पढ़ने को। तो रॉक्स का वर्ड का मतलब है कि वो सिर्फ ऊपर पट्टी में ही है, क्रस्ट में ही है, लेकिन क्रस्ट में सबसे गहराई पर है ना, सबसे गहराई पर प्लेट जो रॉक्स है उसको प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। हिंदी में इसको, हाँ, हिंदी में इसको पातालीय रॉक्स भी कहते हैं, पातालीय। अब हिंदी में नाम तो ऐसा ही होगा भाई, पातालीय रॉक्स, ऐसा ही कुछ नाम है, पातालीय चट्टान। ठीक है, और इंग्लिश में है प्लूटोनिक, प्लूटोनिक रॉक्स। तो वो हैं। तो मैंने सिर्फ वाकया इसलिए बताया ये क्योंकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि हमने इंटीरियर पार्ट वाली बात कर दी तो आप सोचो कहीं कोर में है ये या मेंटल में। नहीं सर, इंग्लिश क्या लिखे है सर पातालीय चट्टान का? प्लूटोनिक, ये है प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, तो जब हम सबसे गहराई में बात करते हैं तो कभी आप ज्यादा गहराई में चले जाना, पता चला मैग्मा में पहुंच जाओ फिर कोर में है, फिर ऐसा नहीं है। रहना आपको क्रस्ट में ही है, क्रस्ट में ही चट्टाने हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये था आपका डायरेक्ट सोर्स चट्टानों पे। अब है खनन, माइनिंग। माइनिंग हम लोग कर पाए हैं अभी तक कितना, केवल 4 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग खनन कर पाए हैं ना, माइनिंग, वो केवल 4 किलोमीटर तक हो पाई है। यानी 4 किलोमीटर तक ही हम देख सकते हैं डायरेक्ट किसी इंसान को भेज के। और जो 4 किलोमीटर है जो माइनिंग हुई है वो कहाँ है, अफ्रीका में। साउथ हाँ, साउथ अफ्रीका में जो डायमंड माइन है, साउथ अफ्रीका में। तो ये हो गया खनन के द्वारा, इसमें लोग जाते हैं अंदर। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग हम कर चुके हैं 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर। ठीक है, ड्रिलिंग हम 12 किलोमीटर। ये जो ड्रिलिंग हुई है वो हुई है एक जगह है कोला ड्रिल। हाँ, कोला ड्रिल। ये कोला ड्रिल है अंटार्कटिक रीजन में, सॉरी आर्कटिक में, आर्कटिक में। तो 12 किलोमीटर तक हम ड्रिल के माध्यम से जा चुके हैं। यानी 12 किलोमीटर के बाद हम ड्रिल भी नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं गुड्डू बताओ, 12 किलोमीटर के बाद क्यों नहीं ड्रिल आ रही है सर, है? आज नहीं आ रही है सर। हम कह रहे हैं कि 12 किलोमीटर के बाद हम ड्रिल क्यों नहीं कर सकते, क्या रीजन है? क्योंकि अंदर जाने पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो कोई भी हम ड्रिल भेजेंगे वो वहां पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। इसलिए हम 12 किलोमीटर के बाद कुछ भी नहीं भेज पा रहे हैं। ठीक है, इंसान तो वहां जा ही नहीं सकता। इंसान 4 किलोमीटर के बाद ही उसकी दम घुटने लगती है, ऑक्सीजन भी कमी आती है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से, ऑक्सीजन बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने से 4 किलोमीटर बाद माइनिंग नहीं हो सकती है। तो कभी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि क्या रीजन है कि हम लोग 12 किलोमीटर के बाद अंदर नहीं जा सकते। रीजन ये है कि कुछ भी भेजेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। एक मूवी हम कई बार बताते हैं आपको, द कोर, हॉलीवुड में देख लेना, थोड़ी सी हॉलीवुड में मूवी है द कोर, उसको देख लेना तो समझ में आ जाएगा पूरी कहानी, आप समझ जाओगे। कुछ मिर्च मसाला भी है लेकिन कुछ साइंस भी है उसमें।
ठीक है, तो कोलाटरल, तो ये हो गया आपका तीनों, यहाँ तक ठीक है, रॉक माइनिंग एंड ड्रिलिंग। अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट में क्या क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट में टोपोग्राफी, अर्थक्वेक। हाँ, तो सबसे पहले बेसिक से लेके चलते, सबसे पहले प्रेशर है ना, प्रेशर सबसे पहले है, प्रेशर वायुदाब, यानी जैसे जैसे सॉरी प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, पहला है दाब, दूसरा इसमें है डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व, और तीसरा है इसमें टेम्परेचर, टेम्परेचर, और चौथा है सेस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगें। ठीक है, सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स भूकंपीय तरंगे हैं वो। ठीक, तो अब ये यहाँ पर है। अब मैं आपको बता दूं कि देखो प्रेशर भी जानकारी करता है। देखो एक यूनिट होती है कि इतने गहराई जाने पर इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है अंदर जाने पर वो पता चल जाता है कि कितनी गहराई पर है। डेंसिटी घनत्व भी बताता है, टेम्परेचर से भी पता चलता है, और सबसे विश्वसनीय जो स्रोत है वो है भूकंपीय तरंगें। अब कभी आपने देखा होगा बुक्स में कि यहाँ पर भूकंपीय तरंगें कितनी हैं? 3 हैं, PSL। 3 तरंगें होती है, भूकंपीय तरंगें 3 होती हैं, P और S। तो P, हाँ, तो PSL, मैं आपसे इतना बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर PSL को एक्सप्लेन नहीं करना है ना, कि जब आप PSL को एक्सप्लेन करोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि PSL ये होगी एक्सप्लेन आपको अर्थक्वेक में, जब आप भूकंप पढ़ोगे तो। बस इतना सिर्फ लिखना इसके बारे में है कि लिख लीजिए अकॉर्डिंग सेस्मिक वेव्स स्पीड, according seismic waves speed and movement, according seismic waves speed and movement, can we decide interior, can we decide property of interior part of earth, can we decide property of interior part of earth। अब मैंने क्या यूज किया, सिर्फ एक वर्ड, 2 वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, भूकंपीय तरंगों की गति एवं स्वभाव के आधार पर। हिंदी में लिखिए, भूकंपीय तरंगों की गति एवं स्वभाव के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम जान सकते हैं। यहाँ 2 वर्ड यूज हुए हैं, भूकंपीय तरंगों की गति यानी गति कम और ज्यादा, और दूसरी स्वभाव। स्वभाव का मतलब है कि वो कुछ वेव्स ऐसी हैं जो गैस में स्लो हो जाती हैं, कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनकी सॉलिड में स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो एक तो स्पीड और प्रॉपर्टी, उनके आधार पर। अल्ताफ, आपने इंग्लिश में लिख लिया था पूरा क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बस यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखना है कि प्रॉपर्टी एंड स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर बुक्स में है, नोट्स में क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, फिर 200 शब्दों में तो यही एक्सप्लेन हो पाएगा, 300 शब्दों में, 30 शब्दों में ये हो पाएगा एक्सप्लेन। आप पूरा 150 वर्ड में कैसे लिखोगे? ठीक है, तो जो लोग लिखना चाहते हैं, आप लोग मेंस का कोई भी क्वेश्चन, तो इस पे आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट एक पूरे टॉपिक पे 150 वर्ड में लिखकर दिखाना चाहते हैं, दिखा दीजिए। अभी थोड़ा सर PSL है
सर PSL सर। नहीं इस पे नहीं यार, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर पूरे पे। ओके सर। हाँ, उस पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक बड़ा था और इसके नोट्स जरूर बना लेना आप। हमने पूरा इसको प्रीलिम्स ओरिएंटेड करवाया है, तो मेंस ओरिएंटेड यही है कि वो शॉर्ट नोट पूछेगा। अब इसी चीज को आपको 150 वर्ड में मिनिमाइज करके लिख देना है, सिंपल वर्ड में बस, इससे अलग क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। और कल जो हमारे लोगों का टॉपिक होगा वो क्या है, ठीक है, कल हम लोग रॉक्स करेंगे, है ना, रॉक्स, ठीक है। सचिन, स्वप्निल, अल्ताफ, अर्चना जी, ठीक है, ओके सर। ठीक है, कल कर कोशिश कीजिएगा, शॉर्ट नोट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 सप्ताह में एक बार उसको पूरे नोट्स को अपने को पढ़ना समझना, फिर कॉपी बंद कर देना, फिर अपनी भाषा में लिखना शुरू कर देना उसको, बस यही करना है, ठीक है।